ले लियो, कोई बात नहीं। सही, सही बात है।
गुड आफ्टरनून, बैठिए। हेलो, पहले शीट का डिस्कशन था क्या? शीट निकाली जाए। तो सेंटर ऑफ मास वाली शीट, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। तो पार्ट 1 में कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? नहीं है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, पार्ट 2 में कोई क्वेश्चन? पार्ट 2 में G1, पार्ट 1 में G1। रॉकेट वाला सवाल 20 kg पर सेकेंड से जब इजेक्ट हो रहा है, मैक्सिमम हाइट क्या है ना? बी वाले पार्ट का आंसर नहीं आ रहा है। तो अपन ने रॉकेट वाला सवाल कर रखा है, V इज इक्वल टू यू एल एन एम अपॉन एम नॉट माइनस जी टी, ऐसा आया था ना? ये क्लास में किया था ना एक सवाल रॉकेट वाला, जिससे सॉल्व करने से V का ये वैल्यू आया था। अब उसके बाद में इसको dy बाई डी टी लिखेंगे। अपन को तो सिर्फ वेलोसिटी पूछा, हाइट नहीं पूछा ना। बस तो इसके अंदर टाइम पता कर लेंगे। फाइनल मास एम नॉट माइनस लेमडा टी, अब टी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल 200 किलो है, 180 किलो का फ्यूल है, तो फाइनल मास तो इसका 20 किलो बचेगा और ये 200 किलो हो गया। और लेमडा दे रखा है 20 kg पर सेकेंड। 20t इज इक्वल टू 180, t इज इक्वल टू 9 सेकेंड। तो 9 सेकेंड तक ऐसा होगा, तो इसमें पुट कर देंगे। रिलेटिव वेलोसिटी अपन को दे रखा है, सॉरी लेमडा का वैल्यू कुछ और दे रखा है क्या? 1.6, नहीं नहीं यही है। अब u का वैल्यू 1.6 दे रखा है, 1.6 इंटू 10⁻³ ln फाइनल मास, इसमें उल्टा लिख दिया शायद मैंने, एम नॉट अपॉन एम, है ना? ऐसा है। तो फाइनल मास इसका हो गया 20 और इनिशियल मास है 200। तो ये आ जाएगा ln 10। ln 10 का वैल्यू क्या होता है?
2.3 माइनस 90, इससे नहीं आ रहा, आ जाएगा। फिर क्या दिक्कत है? तो क्लास का सवाल था। पार्ट 1 में और कुछ कह रहा था? हाँ, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्यूब का क्या मतलब होता है? डायग्राम बना के दे दूं? एक हॉरिजॉन्टल है और उसमें एक सर्कल है और उसके अंदर ऐसे ट्यूब होगा। अब अगला कि कोलाइड कैसे करेंगे, दूसरा सवाल है। ये m मास की बॉल है, यहां पर एक 2m मास की बॉल रखी हुई, ये इससे टकराती है, ऐसे कोलाइड करता। और तो दिक्कत नहीं है। अब और कोई सवाल? पार्ट 1 में नहीं है, पार्ट 2 में। पार्ट 2 में कोई क्वेश्चन है क्या पूछने वाला? नहीं है? किसी पार्ट के अंदर किसी में भी नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? पार्ट 2 में कोई समस्या नहीं, तो पार्ट 3 में आ जाए। किसमें? पार्ट 2 में? पार्ट 3 में आ जाए। पार्ट 3 के अंदर F7 में दिक्कत है और किसी में नहीं। F7 देख लेते हैं। F7 पार्ट 3 का एक ब्लॉक है जिसका मास है 0.18 kg, एक स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 दे रखा है, तो हमने क्या किया कि इस ब्लॉक को जो कि स्प्रिंग से बंधा था, इस पर एक आई इंपल्स लगाया। इंपल्स लगाने से इसको एक वेलोसिटी मिला। जब इसको वेलोसिटी मिला तो क्वेश्चन में ऐसा बताया कि वो 0.06 मीटर डिस्टेंस चल करके रुक गया। ऐसा करके रुक गया। तो अब हम क्या करते हैं कि यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी इंटू 0.06, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हाफ के 0.06 का स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके अंदर हमसे के हमें दे रखा है, मास हमें दे रखा है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमें दे रखा है, वी हमें पूछा है। इसके आगे नहीं आया। अच्छा, इसके आगे देखते हैं हम। 0.18 मास की वैल्यू 0.18, जी की वैल्यू 10। अभी लेते हैं हम जी की वैल्यू, तो अभी रख लेंगे 0.1 फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.1, 0.18, 10 माइनस मतलब
0.06 माइनस हाफ के की वैल्यू 2, 0.06 0.06 माइनस हाफ 0.18, तो माइनस माइनस तो सब जगह से कर दिया प्लस। अब 2 से 2 काट दिया जाए, 0.18 से भाग दे दिया जाए, तो 0.18 से भाग दे देंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और यहां पर 0.18 हाँ। अब इसके बाद में ये यहां से कट जाएगा, 6 से 0.03, और 0.03 से यहाँ 2 आ जाएगा, और ये 10 और 0.1 कैंसिल, 0.02 होगा, क्यों? 2 ही तो होगा, और ये कितना हो गया? ये कट के 0.06 बचा, +2 इंटू 2 बराबर v²। 2.06 का डबल, 4.12 का रूट, क्या पॉइंटों में वैल्यू चाहिए कि इंटीजर में चाहिए? आंसर v/n का आंसर देना है ना, आंसर तो n, इसको 10n के बराबर लिख देते हैं। v की वैल्यू क्या है? n/10, n की वैल्यू 10 इंटू √4.12, तो अपन ने ये सही लिखा है ना यहाँ पर, तो ये वाले में 2 से 2 कट गया, और ये 0.18 था ना, तो यहां से कितना है? 3, ये 3 होगा एक्चुअली, 0.03 नहीं होगा, ये 3 होगा, फिर ये 0.02 आ जाएगा, तो फिर ये 0.02 आ जाएगा, .08, 0.16, 0.16 हो गया, और आ गया, ठीक है। और आगे पार्ट 1 के अंदर और कुछ नहीं है। अब पार्ट 2 में, एक्सरसाइज 2 में एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है कि एक था m और एक था 3m,
एक था एम, एक था 3m। इस एम से टकराने आया एम, यू से टकराया, इसी में चिपक गया। अब इसमें क्या हुआ कि लड़ाई झगड़ा तो इसके बीच हुआ, 3m को भी असर आ गया। ये जब इससे स्टिक हो गया तो इसको v मिला कुछ, तो इसको भी v मिला। कंस्टेंट मोशन से ऐसा होगा। तो अगर मैं इसको पता करना चाहता हूं जल्दी से सॉल्व करने के लिए, तो इसको सीधा कर लेता हूं। यू से टकराया तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दूं। एम यू इज इक्वल टू 5mv, v इज इक्वल टू u बाय 5। ऐसे लगा सकते हैं हम, ठीक है, पर ऐसा हम लगाना नहीं चाहते। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर इंपल्स मोमेंटम लगा देते हैं। टेंशन तो इंपल्सिव फोर्स होगा, यहां पर झटके से वेलोसिटी आई, तो इंपल्स ऑफ टेंशन, इंपल्स ऑफ टेंशन ऐसा ले लेते हैं। इंपल्स ऑफ टेंशन इसमें लग गया, इज इक्वल टू 3m इंटू वी, चेंज इन मोमेंटम -0। इस पे ऊपर लगा है, तो इसके पास नीचे की, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो इन दोनों पे इंपल्स ऊपर लगा है, तो इस पे इंपल्स ऑफ टेंशन, इस पे नीचे पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये माइनस हो गया। फाइनल मोमेंटम 2m इंटू वी -m इंटू यू। अब इनको ऐड कर देते हैं, 0 5mv -mu, इससे v u बाय 5 आ गया। इसके आगे जो पूछा है वो तो आप लोग निकाल ही लेंगे, है ना। फिर इसके पार्ट 2 के अंदर कोई और सवाल, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में कोई 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसा लिखा है कि एक सुपर बॉल है, ये उछलती रहती है, नहीं, दो दीवार के बीच में टकराती रहती है, और ग्रेविटी कंसीडर न की जाए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसके पास v0 है, लंबा टाइम इंटरवल लेना है, तो एवरेज फोर्स कितना लगा है दीवार पर, एवरेज फोर्स कितना लगा है? दो दीवारों के बीच टकराती रहती है बॉल, जाती है v से, आती है v से, v0 से जाती है। जब टक्कर लगाने जाएगी v0 से, तो टकरा के आएगी v0 से, v0 से लौट के आएगी। तो टक्कर के दौरान जो लगने वाला फोर्स रहा, ठीक है, उसका इंपल्स तो लिख ही सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम 2m v0। हर टक्कर में ऐसा हुआ, फिर लौट करके वापस आना है, इसमें जो टोटल इंटरवल लगेगा जाके आने में 2d बाई v0, ठीक है। तो दीवार पर लगाती है फोर्स, ये उसका हिसाब है कुछ ऐसा। इस तरफ फोर्स और इस तरफ वक्त है, कुछ ऐसा मामला।
तो शुरुआत अपन मान लेते हैं कि टक्कर से शुरुआत हुई, तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि टी नॉट टाइम के लिए बॉल टकराती, तो उसका एवरेज फोर्स टी नॉट टाइम बहुत ही छोटा होगा, तो टक्कर के दौरान इस फोर्स की वैल्यू एफ इंटू टी नॉट मान सकते हैं। इंपल्स जो होता है फोर्स इंटू टाइम, तो इसको डिवाइड करेंगे 2m v नॉट बाई टी नॉट, तो ये बहुत ही छोटा सा टाइम है टक्कर का टाइम। तो मैं इसको एवरेज वैल्यू इसकी एफ आ रही है, ठीक है, एवरेज वैल्यू इसकी एफ आ रही है। मतलब 0 से शुरू होगा, जब ये बॉल को टच करेगा ना, जब बॉल दीवार को टच करेगी तो 0 से शुरुआत होगी फोर्स की, और एक बार के लिए एक शार्प फोर्स की वैल्यू आएगी, और फिर ये टक्कर के बाद ऐसा हो जाए, और ये टक्कर का टाइम होगा टी नॉट, ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू एफ आ गई, ये वाली वैल्यू। फिर ये काफी देर तक दीवार से टकराया नहीं, इतना टाइम बीत जाएगा, तो वो टाइम कितना है 2d बाय वी नॉट, ठीक है। फिर दीवार से टकराएगा, इतना ही वक्त लगेगा, 2d बाय वी नॉट, ऐसा ही रहेगा। फिर दीवार से टकराएगा, फिर ऐसा ही रहेगा। ऐसे वक्त बीतता जाएगा और एक झटका सा लगता जाएगा दीवार पर, बार बार टकरा टकरा के। तो ये जो फोर्स अचानक ज्यादा से हो रहा है, इसका एवरेज वैल्यू पूछा है ना, ठीक है। एवरेज वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि अगर पूरे टाइम में एक ही फोर्स माने तो क्या होगा, तो वो होता है एरिया अंडर द कर्व। तो फोर्स का जो एवरेज वैल्यू होता है इंटीग्रल एफ डी टी ऑन इंटीग्रल डी टी, ये बहुत लंबा टाइम है, तो जो टोटल टाइम हो जाएगा वो एन टी नॉट प्लस 2d बाई वी नॉट इंटू एन हो जाएगा, ऐसे एन बार हो जाएंगे, तो जब टाइम बहुत बड़ा होगा, जिसमें कि एन हो गया लार्ज, ठीक है। फिर लोग ये कहेंगे कि एन कॉमन ले लीजिए, टी नॉट प्लस 2d बाई वी नॉट। अब अगर 2d बाई वी नॉट और टी नॉट को कंपेयर करेंगे तो ये टाइम बहुत बड़ा है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि एन इंटू 2d बाई वी नॉट। इंटीग्रल एफ डी टी तो इम्पल्स हो गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2m वी नॉट, और ये वाला जो टाइम है इसको n बार टकरा गया ना, तो ये n बार मोमेंटम चेंज हो गया, एक बार का इतना हो गया, और n इंटू 2d बाई वी नॉट, n घट गया, m वी नॉट स्क्वायर बाई डी, ठीक है। कुछ ज्यादा कठिन बता दिया,
ना कटे। डराना नहीं चाह रहा, मैं ऐसा करता नहीं, सीधे भोले बच्चों के लिए सीधा करता। एवरेज फोर्स चाहिए था, टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम। टोटल चेंज इन मोमेंटम एक बार टक्कर में 2 mv0, n बार टक्कर में इतना, n बार टकराने में सक्सेसिव टाइम, n इंटू 2d/v0, mv0 स्क्वायर बाय डी। ये तो कुछ ज्यादा जानकारी दे दिया, ऐसा कुछ हो रहा है वैसा हो रहा है ना। गहराई में जाएंगे तो बहुत कुछ है, सवाल करना अलग बात है ना। तो फिलहाल ये सवाल हो गया, और कोई सवाल रहे? अब 16 नंबर का सवाल, 14 नंबर का भी क्वेश्चन, तो मैं मिटा दूं इनको? ऐसा होता मैंने तो खुद भी नहीं सोचा था, मैंने तो अभी पहली बार ही बनाया डायग्राम, ऐसे पता नहीं मन में आ गया। सॉल्व करने के लिए विचारों की जरूरत है, मतलब बात यह है, विचार होगा तो कुछ भी हो सकता है। और पहले 14th नंबर पे आ जाए हम। एक बॉल सीढ़ियों पर उछलती है ना, एक बॉल सीढ़ियों पर उछलती है, कैसे उछलती है देखे जरा। एक सीढ़ी से उछलकर जाती है दूसरी सीढ़ी पर, फिर उस सीढ़ी से उछलकर जाती है अगली सीढ़ी पर, फिर उस सीढ़ी से उछलकर जाती है अगली सीढ़ी पर। ऐसा हमको बताया गया है ना, यही तो बताया गया। Height of each step is d. After each bounce, the ball rebounds to a height h above the next lower step. प्रत्येक स्टेप की ऊंचाई d है और अगले स्टेप से इसकी ऊंचाई h है। इतना हमको मिल गया। माना कि टकराकर उछल गई ये बॉल uy से, माना कि टकराकर उछल गई बॉल uy से, तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगी तो वेलोसिटी क्या होगी? ux। फिर जब वो आएगी नीचे तो इसका टक्कर लगाते वक्त नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी होगी? √2gh, और हॉरिजॉन्टल में ux। टकरा कर क्या होगा? ux, और ऊपर की तरफ e इंटू √2gh। फिर अगली हाइट पे जाएंगे तो फिर बचेगी ux। ये इसकी कहानी है। तो अब हम ये जानते हैं कि ये जो हाइट है ऊपर जाने वाली वो h माइनस डी हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम हाइट वाला y डायरेक्शन का फॉर्मूला लग जाएगा, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 e का स्क्वायर इंटू 2gh माइनस 2g h माइनस डी। तो 2g उड़ गया तो e स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? h माइनस डी अपॉन h का रूट 1 माइनस डी बाय h। h बाई डी पूछा है तो ऐसा नहीं करेंगे, इधर उधर करके h बाई डी निकालेंगे। ठीक है, आसान सा सवाल था ये। इस तरह से 14 क्वेश्चन हो गया। अब आप पूछ रहे थे 16 क्वेश्चन। एक बॉल टकराती है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से h गिरकर और हॉरिजॉन्टली चलती है, वो बता दो इसका कोफिशिएंट। बता देंगे हम।
एच हाइट से गिरी बॉल √2GH से टकराई बॉल, टकरा कर हॉरिजॉन्टली चली बॉल। कितना आसान काम है। तो टक्कर के दौरान जो कुछ फोर्स लगा वो तो ऐसे लगा, नॉर्मल का इंपल्स ऐसे लगा। ये तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से टक्कर हुई, तो इधर की वेलोसिटी तो बदलेगी नहीं, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो इधर का वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो गया, v cos थीटा इज इक्वल टू √2GH sin थीटा। सरफेस के पैरेलल वाला कंपोनेंट बदल नहीं सकता क्योंकि उस तरफ कोई फोर्स ही नहीं। अब इस तरफ का जो कंपोनेंट था √2GH cos थीटा, √2GH cos थीटा इंटू E बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v sin थीटा। अब हमको क्या चाहिए, E चाहिए, E चाहिए तो v हटा दो, और v चाहिए तो E हटा दो, थीटा हटा दो, v का वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, तो E इंटू √2GH cos थीटा, v का वैल्यू √2GH sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। √2GH से √2GH कट गया, cos थीटा उधर ले गए, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू E, E का वैल्यू tan स्क्वायर थीटा होगा। अब हम ये जानते हैं कि E का वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो थीटा का वैल्यू 45 से बड़ा नहीं हो सकता, इंक्लाइन प्लेन 45 डिग्री से छोटे एंगल वाला ही होगा, तभी ऐसा हो सकता है। 45 डिग्री से ज्यादा एंगल का इंक्लाइन प्लेन होगा तो हॉरिजॉन्टली बॉल नहीं जा सकती है। तो इस तरह से ये सवाल हो गया 16 नंबर का सवाल। और पार्ट 1 में और कोई सवाल नहीं? क्वेश्चन नंबर 19 पूछना है। दो आइडेंटिकल बॉल स्मूथ टेबल पर कांटेक्ट में रखी हैं, एक तीसरी बॉल उनसे टकराती है सिमेट्रिकली और रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, ये बॉल टकराने आई इससे, और इसके बाद ये बॉल तो रुक गई और ये तो चली गई, ये V से इधर गई, ये V से इधर गई। जानते हैं हम कि ये एंगल 30 डिग्री होगा क्या? ये भी 30 होगा, तो M इंटू U 2mv cos 30, मोमेंटम कंजर्वेशन इस डायरेक्शन में। अब इसमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये वाली होगी, ये होगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में E का इक्वेशन लगता है, तो इस वाली लाइन के लॉन्ग लगाएंगे, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है। कैसे 30 पता लगा? सेंटर से सेंटर को ज्वाइन किया तो ये 60 डिग्री वाला हो, तो E U cos 30 इंटू E वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इंटू E बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो V है, ये M से M काट दिया cos, तो V U इज इक्वल टू √3V। इधर उधर कुछ रखने का है,
जो आना आ जाएगा। फिर इसके बाद और कोई सवाल रह गया इसमें? लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसके साथ टकराने का ये है और उसके साथ टकराने का ये है। दो से टक्कर हो गई तो दोनों का अपना अपना लाइन है। अब तुम कौन सी लाइन कह रहे हो? ठीक है, अब बताओ कोई बात कह रहे हो तो। और आगे अगला सवाल कोई? 22 क्वेश्चन नंबर 22 देखो कितना सीधा सवाल। 22वां सवाल। ट्वेंटी टू एक बॉल टकराने चली एक दीवार से, एक बॉल टकराने चली एक दीवार से, थी उसके पास एक वेलोसिटी vx और एक वेलोसिटी vy, ऐसे दो टुकड़े कर दिए। जब वो इस दीवार से टकराई और टकरा के लौट के आई तो वो कंपोनेंट जो दीवार के परपेंडिकुलर था वो तो उलट गया और जो दीवार के पैरेलल था वो नहीं उल्टा, पर दूसरी दीवार इसके परपेंडिकुलर थी। अब दूसरी दीवार से टकराने चली, जब दूसरी दीवार से टकराने चली तो जो पैरेलल वाला कंपोनेंट था वो अब परपेंडिकुलर हो गया, फिर टकरा के लौटी तो वो भी उलट गया। अब ऐसा हो गया है कि दोनों कंपोनेंट उलट गए। अब कोई कहेगा कि भाई ई का क्या किया आपने, ई कितना दिया था सवाल में? कह रहे हैं कि इलास्टिक कोलिजन नहीं था। ठीक है, तो फिर ये EVX हो जाएगा। तो ये EVX तो है, ये EVY हो जाएगा, तो E तो कॉमन आ जाएगा। तो ये वाला जो V है, वेक्टर V था, वो एक तरह से VX वेक्टर प्लस VY वेक्टर हो गया। अब V डैश लौटने वाला वेक्टर माइनस ऑफ EVX वेक्टर माइनस ऑफ EVY वेक्टर, तो V डैश वेक्टर माइनस E कॉमन, VX वेक्टर प्लस VY वेक्टर, तो V डैश वेक्टर माइनस ऑफ EV वेक्टर, ऐसा हो गया। दो परपेंडिकुलर दीवार से टकराकर उल्टी दिशा में लौट आती है बॉल, चाहे ये कुछ भी क्यों ना हो। दो परपेंडिकुलर यानी कभी घर में ऐसे खुला कमरा मिले और बॉल को ऐसे दीवार से टक्कर लगा के देखना, जिस एंगल पे आप भेजेंगे इस दीवार से टकरा के उस दीवार से टकरा के उसको उल्टा ही चलेगी। कैरम बोर्ड में भी देख सकते हो, घर में ना मिले जगह तो, है ना, उसमें दो दीवार परपेंडिकुलर होती है तो वो हमेशा अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट चलेगी। ठीक है, अब इसके बाद और कुछ भी नहीं, हो गया सब कुछ। पार्ट 3 में आ जाए। पार्ट 2 में अब कुछ नहीं, पार्ट 2 में 16वें सवाल में आ जाए और उसका भी डी वाला ऑप्शन। तो 16 का तुमने एक ऑप्शन निकाल लिया होगा, कौन सा वाला निकाल लिया? ए निकाल लिया। तो ई पे कंडीशन लगा देंगे लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। अच्छा कर लेते हैं, तुम कहना चाह रहे हो कर लेते हैं भाई। सोलहवें सवाल में इसका आंसर क्या बी आता है क्या ए आता है?
तो ए की वैल्यू आपने निकाल ली होगी, ऐसा मान लो क्या मैं, पी क्यू माइनस पी, ये वैल्यू तुमने निकाल लिया ना। अब ये जानते हैं कि ए की वैल्यू जो है 0 से बड़ी 1 से छोटी, तो इसको यहां रख देंगे, P प्लस क्यू, P कॉमन Q माइनस 1, ऐसा आ गया। अब इसको सॉल्व करने की बारी आती है। तो अब आपने इनको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, पहले जीरो वाले से करते हैं। जीरो वाले से करने के लिए अब आप क्या करेंगे, आप ऊपर ऐसा बन रहा है ना, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो P प्लस क्यू अपॉन P इंटू क्यू माइनस 1, ऐसा आ गया। तो ये क्वांटिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो अब इसके आगे क्या लिखें मैं बताऊं, P तुम कुछ कह रहे थे, नहीं इसको करना चाहता हूं मैं तो फिर, हाँ P प्लस क्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, क्यों, क्यों ये नेगेटिव हो गया तो, इसको 0 से बड़ा होने के लिए क्या कंडीशन आएगी, अच्छा एक दो कंडीशन और भी बन रही है क्वेश्चन में, 2 मिनट और मैं बताता हूँ क्या क्या कंडीशन है। 2 मिनट, एक पी क्यू अच्छे से दिखा देते हैं क्या है। देखो 16वें सवाल में लिखा है कि मास ऑफ बी इज पी टाइम्स ऑफ ए, है ना। देखो ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका एम है और इसका मास है पी एम, ठीक है। और एक और है कि वेलोसिटी ऑफ ए इज क्यू टाइम्स ऑफ बी, इसका वी है, इसका क्यू वी है, तो क्यू वी शुड बी ग्रेटर देन वी, तो क्यू शुड बी ग्रेटर देन 1, है ना, और पी पॉजिटिव है, तो पी प्लस क्यू होना चाहिए, ये तो सब है ही, तो इधर से तो कुछ मिला ही नहीं, है ना। ये बात तो ओके हो गई, इधर वाली साइड से पता लग गया कि तो होता ही है। अब इधर वाली साइड का सॉल्व करने के बारी आ गया, P प्लस क्यू, P और Q माइनस 1, ऐसा आ गया। अब इन दोनों पे पॉजिटिव नंबर है इसलिए इधर ले जा सकते हैं, है ना, कोई अपराध नहीं इसमें, इसको उधर ले जाता है, तो P प्लस क्यू, अब यहां पर आ गया P Q माइनस P, अब इसको इधर ले आते हैं 2P, और ये पी क्यू माइनस क्यू, और P ग्रेटर देन, इससे आपको एक चीज पता चल गई, इससे आपको ये पता लग गया कि इस वाले में से इधर लेके जाऊं और वो दूसरा बी वाला आंसर आ जाएगा, सी वाला, सी नहीं चाह रहे, अपन डी की तरफ जाना चाह रहे हैं।
इन दोनों से क्यू कॉमन ले लें, डिवाइड कर देते हैं। P माइनस वन, वन इधर भेज दें, तो 1 प्लस 2p/q। अब p जो है 1 प्लस समथिंग से बड़ा है। हाँ, p ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 दे दिया। इक्वल टू कैसे होल्ड होगा ये पूछना चाहते ना। इनफाइनाइट तो होगा नहीं ना। इक्वल टू वाली कंडीशन कैसे आएगी ना। अब देखो, इसमें अगर कुछ इंफिनिटी इंफिनिटी की बात करना चाहते हो तो गुणा भाग करने से डरना चाहिए। इनइक्वलिटी में उल्टा पलटा करने में समस्या हो जाएगी ना। अगर इंफिनिटी और जीरो जैसी कुछ भी बात करोगे ना, उसके बगैर बात करोगे तब तो ये आ रहा है। अब आप इसमें जीरो नहीं लेना और इंफिनिटी मत लेना, नहीं तो ओरिजिनल इक्वेशन से बदलाव आ रहा है यहाँ पर पहुंचते पहुंचते। अब इससे तो ये पता लग रहा है कि 1 से बड़ा होगा। 1 के इक्वल कब होगा ये बताओगे। P0, P0 तो हो सकता है, फिर इधर भी जीरो हो जाएगा। P0 नहीं हो सकता है क्योंकि P तो 1 से बड़ा हो रहा है ना। 1 प्लस समथिंग से बड़ा है P, यानी P तो 1 से बड़ा हो ही रहा है। Q बहुत बड़ा हो। अब बस एक ही केस बच रहा है, Q इनफाइनाइट हो। अगर Q इनफाइनाइट होगा तो गुणा भाग करते वक्त कुछ सावधानियां आ जाएंगी। अनंत माइनस वन अनंत, अनंत प्लस समथिंग इज अनंत, अनंत अपॉन अनंत गायब। P ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बस तो एक इन्फिनिटी वाला केस बैठ रहा है। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, सही है कि नहीं। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, ट्रू और फॉल्स। या 2 इज लेस देन 3। क्या कहते हो, दोनों ही ट्रू है, दोनों ही ट्रू है। थोड़ा ऐसा लग रहा है गलत बोल रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि वो और कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या इस आधार पर ये सब बोल दें कि लगा दे टिक, इक्वल टू है ना, और लगा रहे हैं। ठीक है, फैसला हो गया। ये तो इक्वल टू वाला तो दुविधा का मामला है ही। और कुछ इसके अंदर पार्ट 3 में आ जाए, थर्ड वाले पार्ट में कोई सवाल। सारे सवाल हो गए लगभग है ना। 21 में एक समस्या रहेगी, बाकी सारे कर दिए। 21 देखिए,
एक वेज है जिसका मास है m और अल्फा एंगल दे रखा है, एक पार्टिकल इसका मास है स्मॉल m, जो इससे टकराता है और ये देखा गया है कि वर्टिकल डायरेक्शन में चलने लग जाता है। अच्छा, ऐसा बोलते हैं। ऐसा हमको पता है क्या सवाल में, हम मान लेंगे। फिर ये दूसरी टक्कर इससे कब करेगा ना, सवाल अभी आगे। तो कुल मिला के अब मैं बताता हूं कि क्या करेंगे। इसका मास तो 2m है, तो इसकी वेलोसिटी तो v0/2 हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्वेशन, इसके पास mv0 था, इसने अपना सारा मोमेंटम खो दिया, इसने ले ली 2m इंटू v0/2, तो ये v0/2 से इधर जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी हम v मान लेते हैं, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। सरफेस के पैरेलल वेलोसिटी का कंपोनेंट बदलेगा नहीं, तो v0 cos अल्फा v sin अल्फा, तो v इज इक्वल टू v0 cot अल्फा। तो ये पता लग गया कि v0 cot अल्फा से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि ये जो वेज है ना, रोक देते हैं इसको और इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल का सवाल कर लेते। तो वेज के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, तो वेज का रिलेटिव वेलोसिटी इसमें ऐड कर देंगे। इधर हो गया v0 cot अल्फा और इधर हो गया v0/2। तो अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल हो गया। उसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है 2u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी का वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए जो इधर आता है। तो ये वाला एंगल अल्फा है, ये अल्फा है और ये वाला अल्फा है, तो इस तरफ टोटल कंपोनेंट कितना आ गया, v0/2 साइन अल्फा, v0/2 साइन अल्फा प्लस v0 cot अल्फा cos अल्फा। अपॉन g परपेंडिकुलर, तो g cos अल्फा, ऐसा आ जाएगा। 2 से इसको काट दिया जाए तो यहां से कितना हो गया, v0 tan अल्फा बाई g प्लस cos अल्फा से cos अल्फा कट गया, 2v0 cot अल्फा बाई g। ऐसा कुछ आंसर है क्या, tan अल्फा की वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये 1/2 हो गया। ये 2 है, ये 2 है, तो ये 1/2, तो ये तो 3 हो गया। 3v0/g, v0 10 दे रखा होगा, 1 दे रखा है, v0 10 दिया, g भी 10 दिया, तभी तो कटेगा अच्छे से, 10/10। 3 आंसर हो गया ना, आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से सवाल हो गया। ये तो अपन ने क्लास में किया ना सवाल, ये तो वेइंग मशीन का रीडिंग, एक आपसे क्लास में सवाल कराया था ना, एक चेन गिराते हैं, वेइंग मशीन का रीडिंग क्या होगा। मैंने 23 देख लिया, अब 22 इसके ऊपर वाला है, तो 22 तो वही है जो 21 है। देखो कैसा है, हाँ करते हैं, इम्पल्स से करते हैं। अब देखिए कि कैसे होगा ये सवाल।
एक बॉल को यहां से रिलीज किया गया, या एक पार्टिकल को रिलीज किया गया, इसका मास है m, h हाइट, वो इलास्टिकली टकराता है और उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो ये सवाल और इस सवाल में तो कोई उल्टा ही सवाल हो गया। यहां से टकरा रहा है तो इसको एक वेज मान लो, यूं टेंजेंट वाला, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया, तो थीटा एंगल का वेज हो गया, हॉरिजॉन्टली से टकरा के जा रहा है। तो ये सवाल और ये सवाल तो एक जैसे तो है सर। तो इसकी टक्कर लगाते वक्त वेलोसिटी नीचे की तरफ √2gh। अब जो लोग करना चाहते हैं दूसरे तरीके से, साधारण तरीके से, वो क्या करते हैं, वेलोसिटी मान लेते हैं, टक्कर से पहले का वेलोसिटी डायग्राम दिखाते हैं, इसके पास √2gh, टक्कर के दौरान लगने वाला इंपल्स डायग्राम दिखाते हैं, तो एक इंपल्स ऑफ नॉर्मल, इंपल्स ऑफ ग्राउंड, इस बॉल के ऊपर इंपल्स ऑफ नॉर्मल, टक्कर लगाने के बाद वेलोसिटी डायग्राम दिखाते हैं, इसकी वेलोसिटी v1 और इस बॉल की वेलोसिटी जैसा कि बताया गया कि हॉरिजॉन्टल है वो v2। इतना सा काम था। ऐसा करने के बाद फिर काउंटिंग कर लेते हैं, v1 v2 in ig, 4 इक्वेशन चाहिए, 4 वेरिएबल है हमारे पास। तो सबसे पहले इक्वेशन हम E की लिखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है बताओ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, ये वाला एंगल थीटा है, तो √2gh cos थीटा, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। किसी को लग सकता है कि √2gh से अप्रोच क्या है, वो नहीं माना जाएगा, नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन E1 दे रखा है क्वेश्चन में, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दोनों से निकालेंगे इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट करके। तो इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट करोगे आप तो क्या करोगे, ये वाला एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो v2 साइन थीटा प्लस v1 साइन थीटा, v1 प्लस v2 साइन थीटा आ गया। अगर E1 दे रखा है तो ऐसा बनेगा, क्या 1 दे रखा है, इलास्टिकली लिखा हुआ है। इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं, ये E का इक्वेशन लिखने के बाद अब इंपल्स की इक्वेशन लिखेंगे, इस पे हॉरिजॉन्टल में लगा देंगे, तो ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, in साइन थीटा बराबर इसका मोमेंटम, इसका मास कैपिटल M है, तो कैपिटल M इंटू v1। अब इस बॉल पे लिखना चाहते हैं तो बॉल का इंपल्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कंपोनेंट वाइज लिख सकते हैं हम, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, in साइन थीटा i कैप, in cos थीटा j कैप, नेट इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम mv2 छोटा m, mv2 i कैप माइनस ऑफ mv1 √2gh j कैप। ठीक है, वो रख देना, सेम है। तो ये इंपल्स की इक्वेशन बॉल पे लिख दी, इसको 2 में तोड़ लेंगे, आई जे है ना, ये एक इंपल्स की इक्वेशन इस पे लिख दी, इस पे एक और लिखना चाहते हैं वो भी लिख देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा इक्वेशन हो रही है ना, 5 इक्वेशन हो गई। वेरिएबल कितने हैं,
कितने वेरिएबल है? आई एन, आई जी, V1, V2, कुछ ज्यादती हो रही है। हमें कुछ जबरदस्ती दिया जा रहा है। इससे लगता है कि थीटा भी पता कर देंगे। थीटा पूछा क्या? हम तो थीटा भी बता देंगे, कहोगे तो थीटा भी बता देंगे। अपने ये इक्वेशन है ना, यहां से आई एन हटा दो, दो इक्वेशन ये हो गई, एक ये हो गई, V1 V2 और थीटा 3 वेरिएबल। एक इक्वेशन वर्टिकल में लगाओगे तो आई जी वाली आ जाएगी, वो हम चाहते नहीं। अभी कितनी इक्वेशन हो गई? एक ये हो गई, एक ये हो गई, दो वो हो गई। तो 4 इक्वेशन है, V1 V2 थीटा आई एन, चारों निकल जाएंगे शायद। कर लेंगे ना आगे। अब इसके बाद आता है पार्ट 4, फोर्थ पार्ट हो गया। कॉम्प्रिहेंशन 1, बस 1 ही नहीं हुआ, बाकी सब हो गया। पूछो क्या पूछना चाहते हो 1 में। क्वेश्चन नहीं समझ में ये पूछ रहे हो तो क्या चीज सॉल्व नहीं हो रहा है? इसमें तो 3 सवाल है, क्या नहीं सॉल्व हो रहे? क्या सॉल्व नहीं हो रहा है बताओ मुझे जरा। गलत सॉल्व कर रहे हो। गलत क्यों कर रहे हो? सही करो। बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही? तीसरे सवाल में क्या किया ये बताओ। ये ब्लॉक जब नीचे उतर जाएगा तो वेज का वेलोसिटी क्या होगा? इतना से सवाल है नहीं है तो नीचे उतार दिया तुमने, वेज लेफ्ट में खिसक जाएगा, दोनों का V1 V2 वेलोसिटी मान लिया, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, और एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। या तुमने क्या लगाया? तुमने क्या लगाया? वेज का सम्मान करते हुए किया। तो वेज के रेस्पेक्ट में सॉल्व किया तो सूडो फोर्स लगाया? क्यों नहीं लगाया? सम्मान करते वक्त सूडो जी का ध्यान रखना पड़ता है ना। एक्सेलेटेड फ्रेम में कभी बैठो तो थोड़ा डरना चाहिए, सूडो फोर्स का वर्क डन निकालना पड़ेगा। और कुछ नहीं है? हो गया। तो क्या आपने एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर दिया? और कोई समस्या भी नहीं रहा? कुछ रह गया? कॉम्प्रिहेंशन 4 में क्या दिक्कत है? इंपल्स कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर। जिससे टकराएंगे उस सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे। इसके परपेंडिकुलर। बस इतना ही जानना था, इतना तो हो गया।
ठीक है, तो ये बात कंप्लीट हो गई, और कुछ नहीं रहा ना, सब हो गया साहब। अब अगली बार क्या करोगे, एक्सरसाइज 3 कर दोगे, है ना, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर दोगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये डिस्कस कर देंगे कल, कल है कि परसों क्लास, कल ही है। अब इसके बाद एचसीवी के सवाल थे आपके, बताइए एचसीवी के क्वेश्चन में कोई समस्या आएगी? क्वेश्चन नंबर 40वें सवाल में दिक्कत है बस, और किसी में नहीं है, बाकी सारे हो गए। 40वें सवाल में बताओ कि है क्या। चालीसवां सवाल ये वाला है, कुछ गामा डीके वगैरह हो गई हूँ, इससे डर लगता है। ये लो कैसे होता है, सिंपल देखो। 40वां सवाल, इसमें लिखा है कि गामा डीके प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास एम डिक्रीजेस। ये कोई न्यूक्लियस है जिसका मास एम है, इस न्यूक्लियस में से गामा फोटोन छूट जाता है, एटम को पीछे धक्का मार के जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो क्वेश्चन में कहा गया कि फोटोन की एनर्जी ई है और इसका मोमेंटम ई बाई सी है। इसका मोमेंटम हमको दे रखा है ई बाई सी और उसकी एनर्जी ई है, तो इसका मोमेंटम तो एम इंटू वी है, तो टोटल मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, पहले 0 था, तो माइनस एम वी प्लस ई बाई सी, तो यहां से एम वी की वैल्यू आ गई ई बाई सी, तो वी की वैल्यू आ गई ई बाय एम सी। ऐसा हमको पता लग गया। अब इसके पास जो भी एनर्जी थी उसमें से काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसकी एनर्जी कुछ मान लेते हैं ई नॉट थी, अभी जो इसकी एनर्जी होगी फाइनल वाली एनर्जी ई नॉट माइनस इन दोनों की एनर्जी आ जाएगी ई प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई, जो फोटोन के पास एनर्जी आई, वो कहां से आई, किसके जेब से गई वो एनर्जी, इसके जेब से गई, है ना। इसकी एनर्जी कम हो गई, इसकी इंटरनल एनर्जी खत्म हो गई और इनमें काइनेटिक एनर्जी कितनी कम हो गई, इतनी कम हो गई, तो V का वैल्यू उठा के रख देंगे। आ गया सवाल 40 का जवाब, ठीक है। और कुछ भी नहीं, हो गया सब कुछ। एचसीवी भी निपटा दिया, या किसी का समय निपट गया, है ना, कुछ तो हुआ है। अच्छा देखो, जैसा वक्त है ना अभी अटेम्प्ट करने का मिला था, वैसा वक्त जीवन में कभी नहीं मिलेगा, जीवन में भी कभी नहीं मिलेगा। इस जीवन में जो 11वीं क्लास का समय होता है श्रेष्ठ समय होता है, कोई भय नहीं होता है, कोई बोर्ड नहीं, कोई स्कूल की चिंता नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन ही नहीं, बिना टेंशन के आराम से घर बैठे सवाल कर सकते हैं। ऐसा समय 12वीं में नहीं आएगा, और 12वीं में सफल नहीं हो तो 13वीं में तो बिल्कुल नहीं आएगा, वो भयंकर टेंशन होगी। और तुम क्या तो करोगे, 11वीं भी पढ़ोगे, 12वीं भी पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे, कैसे होगा वो सब। इतना सुनहरा वक्त वापस नहीं आने वाला, है ना। अब वो किताब, अच्छा सेम बुक का वही चैप्टर और वही पन्ना खोलने का भी मजा खत्म हो जाएगा। जो पहली बार खोल करके पढ़ते हैं, जो देखते हैं, वो जो आनंद आता है ना, वो आनंद फिर दूसरी बार खोलने में नहीं आता है। फिर तो ऐसा लगता है खाना पूर्ति जबरदस्ती करना पड़ रहा है।
दोबारा, इसलिए पहली बार में बढ़िया से करना चाहिए, आराम से करते जाओ, ये बड़ी सीधी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली क्लास में, मतलब आगे मतलब पढ़ाई पिछली क्लास का जो हिसाब था उसके आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन किया था हमने एक आखिरी, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब मैं इसमें एक बात और बताना चाह रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना हेडिंग चल रहा था, उसी पे चलते हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक नया शब्द है, हर चैप्टर में ऐसा कुछ नया आ जाता है, और कुछ भोले बच्चों को शब्द पछता नहीं, चैप्टर खत्म हो जाता है ना। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बड़ा कीमती शब्द है, इसके बगैर ये चैप्टर चलेगा ही नहीं। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं चैप्टर करने का। तो कुछ मेरा मानना है कि इस क्लास में से कुछ बच्चे छूट जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं सीख पाएंगे, ये तय है। अब आप अपने आप का तय कर लो कि मैं तो वो बच्चा नहीं कहीं, है ना, बचाओ अपने आप को उस बच्चे से जिसका छूटने वाला है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, कुछ पॉइंट्स में से एक पॉइंट बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास की तरह की क्वांटिटी है जो रोटेशन में आती है। दूसरा बात ये बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास की तरह फिक्स नहीं है। एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब तक फिक्स नहीं होगा जब तक उसकी एक्सिस फिक्स नहीं होगी कि आप उसे किस तरह से रोटेट करवाएंगे। फिर उसका हमने एक फंडामेंटल फॉर्मूला बता दिया था, समेशन ऑफ एम आई आर आई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये एक बेसिक फार्मूला है, पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करके ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख सकते हैं। इसी को अगर बहुत सारे पार्टिकल होते हैं तो इंटीग्रल डीएम इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसा लिख लेते हैं। अगर हमें किसी एक हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो एक एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे सारे एलिमेंट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ जोड़ करके टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। गिनती के पार्टिकल हैं तब तो समेशन से काम चला लेंगे, बहुत सारे पार्टिकल है तो इंटीग्रेशन से काम चलेगा। और अगर अलग अलग टुकड़ों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जानते तो एलिमेंट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करके ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया will not change when, दो तरीके हैं जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। मास इज शिफ्टेड along circle around axis। अगर मास को एक्सिस के अराउंड शिफ्ट करोगे, जैसे ये एक्सिस है, ये एम मास है और इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, अगर इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करो, अगर इसकी बजाय आप ऐसा करते हो कि इस मास को पूरा एक्सिस में फैला देते हो तो आपने डिस्टेंस तो चेंज किया नहीं, मास भी वही है और मास की दूरी भी वही है। तो अगर आप एक्सिस के अराउंड सर्कल में मास को फैला देते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि सारे पार्टिकल उसी डिस्टेंस के ऊपर हैं। तो शक्ल बदल गई पर नहीं बदला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई कहे कि भाई हम इतना नहीं फैलाएंगे, हम तो थोड़ा सा ही फैला देते हैं, हम तो थीटा एंगल पे फैला देते हैं। हम कहेंगे कोई बात नहीं, कितने फैला लो, आंसर तो वही रहेगा। रिंग हो या रिंग का टुकड़ा हो,
उसके सारे पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस बराबर है, आर ही डिस्टेंस है। तो जो इसमें एम है वो आर डिस्टेंस पर है, जो इसमें एम है वो भी आर ही डिस्टेंस पर है, और जो इसमें एम है वो भी आर ही डिस्टेंस पर है। तो तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक है। तो अगर मास एक्सिस के अराउंड सर्कल में शिफ्ट किया जाए, उससे कोई भी शक्ल बन जाए, चाहे रिंग का टुकड़ा बन जाए चाहे रिंग बन जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा तरीका, व्हेन तो ऊपर लिखा हुआ है, मास इज शिफ्टेड पैरेलल टू एक्सिस। अगर एक्सिस के पैरेलली मास को शिफ्ट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोई मास है जो कि आर डिस्टेंस के ऊपर है, इस एक्सिस के अबाउट घुमाए। अगर आप इस मास को फैला करके रॉड बना दोगे तो ये डिस्टेंस तो अभी भी आ रही है। तो इस रॉड को इस एक्सिस के अराउंड चक्कर कटाओ ऐसे, या इस मास को चक्कर कटाओ, क्या फर्क पड़ता है? सारा मास तो आ रही डिस्टेंस के ऊपर है, हर पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी भी आ रहा है। तो मास को एक्सिस के पैरेलली फैलाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर्कल में घुमाने से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी जो जे की क्लास है ले लेंगे हम, ठीक है, हमें क्या दिक्कत है ना? तो आप लोगों की तो क्लास हुई ना आगे, ठीक बात। तो ऐसा कहना चाह रहे थे कि ऐसे घुमा लो मास को या ऐसे फैला लो, फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ये कोई रिंग है, इसका डिस्टेंस आर है, इसका मास एम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है। अगर आप इसको एक्सिस के पैरेलली फैला लोगे तो सिलेंडर बन जाएगा। इसका भी एम आर स्क्वायर है, एक्सिस के पैरेलली फैला दिया। पार्टिकल हो या रॉड हो या रिंग हो या सिलेंडर हो, सब में मास एक्सिस से आर ही डिस्टेंस पर है। देखो जरा सब, इसके भी सारे पार्टिकल एक्सिस से आर ही डिस्टेंस पर है। तो ऐसे एक्सिस के पैरेलली किसी स्ट्रक्चर को फैलाने से शक्ल बदल जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलता। यानी एक दरवाजे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ये जो दरवाजा है जो कि इस एक्सिस के अबाउट घूमता है, इस दरवाजे को समेट देंगे, एक रॉड बना देंगे, तो जो इस रॉड का होगा वही दरवाजे का होगा। अगर ये एल लेंथ का दरवाजा है, हाइट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्सिस के पैरेलली जाने से डिस्टेंस तो एक्सिस से बदल नहीं रहा है। तो अगर उसी मास को एक रॉड में समा दोगे तो जो रॉड का होगा वही दरवाजे का होगा, जो रिंग का होगा वही सिलेंडर का होगा। तो दो तरीके हैं जिनसे नहीं बदलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चाहे हम मास को शिफ्ट कर लें इधर से उधर, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके अंदर। तो इस तरह से ये बात हुई। अब एक सवाल और कर लेते हैं कि नहीं करें? एक कर लेते हैं, एक सवाल। कठिन सवाल करें कि सरल सवाल करें, ये बात मन में आ गई मेरे। कठिन करें, ये लो, देखें कोई कर पाता है कि नहीं। ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं,
ये मेडिकल के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। मेडिकल के बच्चों से कहा जाता है कि आप तो फिजिक्स अच्छी जानते नहीं है, पर उनको 1 घंटे में 45 सवाल करने की कहते हैं। 1 ही घंटा देते हैं, 45 क्वेश्चन कीजिए। ऐसे 45 क्वेश्चन करने वाले विद्यार्थियों के लिए उस पेपर का एक सवाल है ये, जिसमें 1 घंटे में 45 क्वेश्चन करने का वक्त मिलता है। ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में सिर्फ यही कॉर्नर पे मास है, बाकी मासलेस है। बाकी सब मासलेस, सिर्फ ये पार्टिकल मास वाले हैं। अब आपसे जो मैं कहना चाहता हूं, जो पूछना चाहता हूं, वो ये है कि इस वाली एक्सिस के अबाउट, ये जो डायगनल है ना, इसके अबाउट इसको घुमाने की बात हो रही है और पूछ रहे हैं कि बताओ इस बॉक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस एक्सिस के अबाउट जब घुमाया जाएगा तो आपसे ये पूछा है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। दिखाई गई एक्सिस के अबाउट। कितना सरल सवाल है। सब बराबर मास के हैं, सबका मास बराबर है। कितना सीधा साधा सवाल कर दिया सबने। आइए आंसर देखते हैं किसका है।
चलो भाई, वक्त बीत रहा है। मेडिकल का एग्जाम का सवाल है, 1 घंटे 45 सवाल है, 1 मिनट भी नहीं मिलता वहां। चलो अब मिलाने जा रहे हैं। 6m इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। टोटल 8 पार्टिकल है, उसमें से 2 तो एक्सेस के ऊपर ही आ गए, उनका तो 0 हो गया, बाकी बचे 6। अब हम ये जानते हैं कि ये जो डायगोनल होता है ना, वो तीनों के साथ बराबर का एंगल बनाता है। जो ये वाला एंगल थीटा है, और जो इस एक्सिस के साथ और जो इस एक्सिस, ये तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल पर होता है। क्योंकि अगर मैं इसको आई के बोल दूं, इसको जे के बोल दूं और इसको के बोल दूं, तो डायगोनल की जो डायरेक्शन है वो तो आई के प्लस जे के प्लस के, ये डायगोनल के अलोंग आने वाला एक वेक्टर हो गया। अगर मैं उसका आई कैप के साथ एंगल ढूंढना चाहता हूं, तो ये डायगोनल वाला वेक्टर, डायगोनल वेक्टर डॉट आई कैप, तो डी का मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, तो ये आ गया 1। डी का मैग्नीट्यूड √3, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/√3 आ गया। और ये डिस्टेंस है एल, और यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये आर परपेंडिकुलर आएगा एल साइन थीटा, तो आर परपेंडिकुलर हो गया एल साइन थीटा। कॉस थीटा 1/√3 होता है, तो साइन थीटा कितना होता है? √2/√3। यहां रख देते हैं 6m L √2/√3 का स्क्वायर 4ml स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है? 4ml स्क्वायर है कि नहीं है? नहीं है, देखो उधर सामने है ना। वक्त हो गया आज का, यहीं पर रोकते हैं एक सवाल की निराशा के साथ या एक विश्वास के साथ। कैसे करते लोग एग्जाम में ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते, मेडिकल वाले बच्चे से क्या चाहते हो, है ना, कि 45 क्वेश्चन भी करे 1 घंटे में और ऐसे सवाल करके दिखाएगा वो। कभी 1-2 सवाल ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, अब होमवर्क आपके पास है ही, उतना कर लेना।